की हत्या यदि 5 बजे कार्यक्रम है तो 5 बजे मैं आ गया, बिल्कुल 5:01 पर आ गया। तो 1 मिनट लेट हुआ था क्योंकि रास्ते में हमारा ड्राइवर ने बोला कि मुझे भूख लगी है, मैं चाय पी लूँगा, इसलिए 1 मिनट लेट है। मुझे 5 मिनट में 5 का 5:30 बज सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट 5 के यदि 7 बजेगा तो 2-2.5 घंटे तो विचार होना चाहिए ना। तो 9:30 का 10 तो हो ही जाएगा, बेसिक बात है। बाबा साहेब ने एक बहुत बड़ी बात की, मैं हजारों बार इसको रिपीट करता हूं कि उदासीनता हमारे समाज का सबसे पीड़ित करने वाला एक भयंकर रोग है। जब समाज उदासीन होगा तो शासक हो नहीं सकता। क्या बात है। क्योंकि जो समाज उदासीन होता है वो शिथिल होता है, असंवेदनशील होता है, जागरूक और जीवंत नहीं होता है। और वही समाज जो है मरा हुआ समाज होता है, मुर्दा समाज होता है। उसी को जो मनुवादी भाषा में दलित कहा जाता है। ये दलित, उसी को दलित कहा जाता है। वो शासक कहां से हो? इसीलिए नहीं आना हो, घर पे रहो, कोई बात नहीं। कोई मजबूरियां आ गई, कोई बात नहीं। लेकिन यदि कहीं भी कोई कार्यक्रम के लिए 10 बजे बुलाया जाता तो 10 बजे आ जाना चाहिए। नहीं आना कोई बात नहीं, वो क्षम्य है, वो क्षमा के लायक। लेकिन आना है और टाइम से नहीं आना है, ये हमारी अजीवंतता का प्रतीक और पहचान है। इसीलिए हम लोग जो शासक नहीं बन पाते हैं। सही कहा आपने। अब अंतिम मुख्य बात, समय नहीं लूंगा लेकिन मजबूरी है कि बहुत अच्छी बातें सब लोगों ने की, उसमें 2-3 बात। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में सब कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण का जो सिद्धांत लाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, उसके कुछ पिक्युलियर बातें मैं बताना चाहता हूं। जानकारी बहुत जरूरी है। जानकारी ये कि सबसे पहले एक जजमेंट आया था ईवी चन्नैया के केस में, और ये आंध्र प्रदेश का मैटर था, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में ये 2006 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई और वो 5 जजेस की बनाई गई। 5 जजेस की जो बेंच बनाई गई, उसने ये निर्णय दिया था कि शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के मैटर्स में कैटेगराइजेशन का पावर, सब कैटेगराइजेशन का पावर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करके और वहां ऐसा किया था। उसके बाद 1 साल के बाद ही पंजाब सरकार ने वहां भी सब कैटेगराइजेशन करने का एक नोटिफिकेशन निकाला, जो चैलेंज हुआ तो उन्होंने एक्ट में कन्वर्ट कर दिया और एक्ट बनाई एक छोटा सा, लेकिन नोटिफिकेशन चैलेंज हो गया। उन्होंने क्या किया कि वहां 2 कैटेगरी बनाई, ए और बी। ए में वहां पंजाब में चमार और चूड़ा के झगड़ा चलता है, भंगी कम्युनिटी और चमार कम्युनिटी। ठीक है, झगड़ा आपस में ऐसा नहीं है, मारपीट नहीं, मनमुदाव, मैंने पोस्टिंग को लेके, रिप्रेजेंटेशन को लेके। ठीक है, पंजाब हाई गवर्नमेंट ने क्या किया कि ए और बी 2 कैटेगरी बनाई। बी कैटेगरी में चमार, रविदासिया, धनगर नहीं, रायगर, 2-3 जातियों को रखा है। इसमें 2 ही जाति हैं, रविदासिया और चमार मेनली। और बी कैटेगरी जो, ए कैटेगरी जो बनाई, उसमें 36 जातियां दी हैं। उसमें भंगी, वाल्मीकि, हेला और ऐसे बहुत सारी जातियां हैं। वो 36 जातियों को एक कैटेगरी में रखा है। अब बोला कि 50-50% बांट दो, 50% बांट दो। सिर्फ जो चमार को 50%, 22% मीन्स वहां 14%, 14.5% में से, और बाकी में से जो 50% जो 36 जातियों को दे दो। तो वहां के एक आदमी ने चैलेंज किया कि ये हमारे में बंटवारा हो रहा है, क्यों? कि भंगी कम्युनिटी के लोग, वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग, चमार जाति के लोग अब वहां यूनाइटेड होने लगे थे, क्योंकि दोनों की जनसंख्या
पंजाब में 38% से लेकर 41% है दोनों की, और सरकारें जो 26 से 32% में बनती हैं। तो जो ही जागरूकता फैलाई गई है बामसेब के द्वारा जो है पूरे पंजाब में जब दौड़ा शुरू हुआ, तो वहां के वाल्मीकि कम्युनिटीज ने ये निर्णय लिया कि हम लोग दोनों साथ में रहकर यदि चुनाव लड़ें तो यहाँ हमेशा शेड्यूल कास्ट का ही शासन रहेगा, दूसरे का हो ही नहीं सकता पंजाब में। ये बात जट्टों को पता चल गई, जट्ट लोगों को पता चला, जट्टों ने निर्णय ले लिया कि दोनों के बीच में यदि बंटवारा नहीं करेंगे अगले 50 साल तक हम शासक हो ही नहीं सकते। फिर वहां से ये उनका कीड़ा शुरू किया कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस कैसे दे दिया जाए। इसीलिए वहां चन्नी की जब सीएम बनाए गए तो सारे वाल्मीकि विरोध में हो गए, और वाल्मीकि के सपोर्ट में चमार जो है वहां इतना रहे, जितना बढ़िया कार्डर जो पंजाब में होता रहा। हरियाणा में मैंने कम से कम 50 कार्डर लिए वाल्मीकि कम्युनिटीज का, और SC/ST के बीच में जो मनमुटाव आना था उसका मैंने रिमूवल किया। कि बताओ, आप लोग कहते हो कि चमारों ने भंगियों का सारा हक खा लिया है, ये झूठ का शिकार आप इसलिए हो गए हो कि इसका परिणाम, इसका कारण ये है कि जिन जातियों ने भारत में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को जितना जल्दी समझ लिया, उनके मूल मंत्र, उनके मूल डायरेक्शन को जितना जल्दी स्वीकार कर लिया कि शिक्षित हो जाओ, वही जातियों के बच्चे जो IAS, IPS, IRS, इंजीनियर, डॉक्टर्स बने। और जिन लोगों ने बाबा साहब को जल्दी स्वीकार नहीं किया या उनकी इस मैंडेट को, इस महामंत्र को जो देर से स्वीकार किया, वो देर से पढ़े लिखे न होने की वजह से आपका सर्विस में रिप्रेजेंटेशन लेट हुआ है, कम हुआ है। इसके लिए आप जिम्मेदार हो, न कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदार है, न बाबा साहब। तो आप अपनी गलती को जो है चमारों पर क्यों थोप रहे हो? ये आपकी मूर्खता है कि बाबा साहेब के चित्र आपके घरों में 50 सालों में नहीं लगा, और गांधी जी के चित्र जो आपके घरों में लगा था, जिसने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कहा था कि झाड़ू देने वाली महिलाएं ने बोली थी कि हम लोगों को बहुत कष्ट होता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो हमको झाड़ू लगाने में कष्ट होता है, हमको मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए, झाड़ू न लगाने का होना चाहिए। ये सब मांग लेके गए भंगी कम्युनिटी, वाल्मीकि कम्युनिटी के भाई लोग गए। उन्होंने कहा कि हमको जो झाड़ू वाला नहीं, थोड़ा हमारे अपग्रेशन होना चाहिए, हमारा भी प्रमोशन होना चाहिए। तो गांधी जी ने ही मणि भवन में सुझाव दिया था कि भाई इनका हल ढूंढो। तो BMC भारत, यही बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा था कि भाई इनके हाथ में छोटा झाड़ू, इसे झुक के झाड़ू लगाना होता है, इनके झाड़ू को जो है बड़ा डंडा दे दो, और बड़ा डंडा होगा तो लेडीज भी ऐसे करके भी झाड़ू लगा लेंगी। तो वो झाड़ू लंबा हो गया, और ऐसे करके प्रेग्नेंट होके भी झाड़ू लगाओ। मतलब गांधी जी ने तुम्हें झाड़ू दिया, तो उनका चित्र अपने घरों में लगा लिए, और बाबा साहब ने जब तुम्हें कलम का सिपाही बनाया, बाबा साहब का, ये मैंने हरियाणा में कही। हमने कहा नाराज मत होना, भाई भाई में खून नहीं, एक ही खून है, एक ही ब्लड है। ये बात को समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। जो ही बाबा साहब को जिन जातियों ने जितना तेजी से अपनाया, तो जितना जल्दी बाबा साहब की फिलॉसफी को समझ गया, उनकी राइटिंग स्पीचेस को समझ गया, उनके डायरेक्शन को समझ गया, उतना जल्दी वो आगे बढ़ गए। यहाँ यदि महार कम्युनिटी आगे बढ़ी इसलिए कि बाबा साहब को जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ यदि मोची समाज जो है, मातंग ढेर जो है, यदि स्लो है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो बाबा साहब के सिद्धांत को कम एक्सेप्ट किया, अपने बिजनेस प्रोफेशन में ज्यादा रहे। तो बिजनेस प्रोफेशन में हो सकता है ज्यादा पैसा कमाया हो। जैसे आज भी मोची कम्युनिटीज के लोग अपने को इंडस्ट्रिस्ट मानते हैं, तो चर्म उद्योग के उद्योगकार मानते हैं, उद्योगपति मानते हैं, तो वो आप उस लाइन में चले गए, सर्विसेज में नहीं रहेंगे, सर्विसेज में आपका रिप्रेजेंटेशन कम होगा। इसमें जब महारों का क्या दोष है? ये तो स्वयं का आपका जो सोशल जो है डिफेक्ट है या साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है, उसका परिणाम। इसमें दूसरे को क्यों दोष दे? ये बात मैंने हरियाणा में कही, पंजाब में कही, तो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनना शुरू हुआ। अब वहां ये जजमेंट जो आया, इसी बात को लेके आया कि दोनों के बीच में बाइफर्केशन होना चाहिए, कैटेगराइजेशन होना चाहिए। हरियाणा में भी बात आई, दिल्ली में ही हो गया। अब इसकी जेनेसिस में बता दूं, फिर 2 ही मिनट में अपनी दूसरी बात कह दूंगा। जेनेसिस ये है कि पिछले 25 सालों से RSS वाले लगातार ये कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियां बहुत आगे बढ़ गई हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज में कुछ जातियां बहुत आगे बढ़ गई। ऐसा क्यों सोचा? इसलिए सोचा कि शेड्यूल कास्ट में जो जातियां आगे बढ़ गई हैं वही उनको चैलेंज कर रही हैं, वही मनोवाद को ध्वस्त कर रही हैं, वही मनोवाद के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, वही सर्विसेज में जो है डंके के चोट पर उनका विरोध कर रहे हैं, वही जातियां जो है भारत में शासक बनाने का आंदोलन छेड़ रखी हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में चमार कर रखे हैं और यहाँ जो महार कह रखे हैं, ऐसे जो साउथ में जो लोग कर रखे हैं, वैसे ही जो है OBC में
यादव, मौर्य, कुशवाहा जो चैलेंज करने लगे हैं ओबीसी के लोगों में, इन्होंने सोचा कि शेड्यूल कास्ट को नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में चमारों से लड़ा दो। एक तरफ चमार हो जाएंगे, बाकी तरफ जो शेड्यूल कास्ट के वो जातियां हो जाएंगी। इसमें जो है भंगी रहेंगे, हेला रहेंगे, भेड़िया रहेंगे, चुड़पाल रहेंगे, मच्छीमार रहेंगे, हरिकार रहेंगे, डोम रहेंगे, ये बसकोड़ रहेंगे, माझी रहेंगे, चिंगड़े रहेंगे, मेंगड़े, ये सब जातियां वहाँ की ये एक साथ हो जाएंगी और चमार एक साथ हो जाएगा। जो चमार जो है इनको चैलेंज करता है, सत्ता बनाए, 4-4 बार वहाँ मुख्यमंत्री रही हैं बहन जी। इस तरह के जो चैलेंजेस आ रहे थे तो उनको बाइफरकेट कर दो, उनके हैसियत पर करो। और इधर जो है बैकवर्ड कम्युनिटीज में यादव जो है पूरे मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ गए, तो ओबीसी को यादवों से लड़ा दो। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जो वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है, अंग्रेजों का सिद्धांत नहीं है, नॉनसेंस बात है, अंग्रेजों का सिद्धांत नहीं है। ये भारत में ब्राह्मणवादियों ने, ब्राह्मणों का सिद्धांत है डिवाइड एंड रूल, क्योंकि बाबा साहब ने इसको पकड़ा था कि श्रम का विभाजन नहीं है, ये समाज का विभाजन है, ये श्रमिकों का विभाजन है। इट्स नॉट ए डिवीजन ऑफ लेबर्स, इट्स ए डिवीजन ऑफ लेबरर्स। ये बाबा साहब का कहना है कि वर्ण व्यवस्था जो है ये श्रम का विभाजन नहीं है, ये जाति का जाति नहीं है, बल्कि ये जो श्रमिकों का, समाज का विभाजन है, ये डिवीजन है। ये बाबा साहब ने कहा। अब तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात कि जब ये आरएसएस वाले ने सोचा कि चैलेंजेस आएंगे और यही लोग जो लीड करके शेड्यूल कास्ट को लीड कर रहे हैं, चाहे हम हार लीड कर रहे हो या नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में चमार लीड कर रहे हैं, तो ये दूसरी जातियों के साथ कंधे से कंधे मिला के उनका मार्गदर्शन करके, उनके साथ जो है उनको मोटिवेट करके, इंस्पायर करके, जब ये एक क्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं, जातीय संचेतना को समाप्त कर रहे हैं और क्लास की संचेतना, वर्गीय संचेतना विकसित कर रहे हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विकसित कर रहे हैं, तो ये जाति जो कम्युनल माइनॉरिटी में थी, जातियां जो कम्युनल माइनॉरिटी में थी, उसको ये कम्युनल नहीं पॉलिटिकल मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि कांसी राम जी ने 1585 का जो नारा दिया था, एक सोशियोलॉजी है, वो न्यूमेरिकल बाइफर्केशन नहीं है, 85% एक तरफ, 15% एक तरफ, ये सोशियोलॉजी है। और ये कम्युनल जो माइनॉरिटी में हम थे उसको पॉलिटिकल मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सिद्धांत भारत में 20वीं शताब्दी का सिद्धांत है, जो 21वीं शताब्दी में लागू होने जा रहा है। कि जो जातियां माइनॉरिटी में थी, अब सारी जातियां एक में होके एक मेजॉरिटी बना रही हैं और शासन इनके हाथ में आएगा। उन्होंने सोचा कि इसको कैसे तोड़ा जाए, तो डायरेक्ट वो काम नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं बता दूं आपको, खड़े होकर सैल्यूट करना पड़ेगा, भले जाति जो भी उनका, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने बहुत कैटेगरिकली जो है वो ब्राह्मण जाति की हैं। बाबा साहब के साथ भी जो कई ब्राह्मण जो है मनुस्मृति को जलाए थे और कई जो ब्राह्मण उनको साथ दे रहे थे बाबा साहब, जात विशेष की बात छोड़ दी। लेकिन बेला एम त्रिवेदी ने बहुत कैटेगरिकल स्टेटमेंट भी, जजमेंट दिया हुआ है कि ये SC ST में सब कैटेगराइजेशन का जो ये पहल है, ये भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ कैटेगरिकल स्टेटमेंट उनका है। और मैं इसको डिसोन करके, मैं इसको डिसएग्री करता हूँ। एक जज जो है क्लियर कट बोल रही है कि सब कैटेगराइजेशन हमारे पावर में नहीं, दैट इज नॉट विद इन आवर जूरिस्प्रूडेंस, दैट इज नॉट विद इन आवर एम्बिट टू डिसाइड दिस फैक्ट। ये हमारे बस का है ही नहीं, संविधान में ऐसा हमको पावर ही नहीं है। और 226 को जो ना डिफाइन कर दिया कि ये पावर ही नहीं हमको, ये कैसे इस पर डिसीजन हो रहा है और कैसे इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कैटेगरिकल स्टेटमेंट दिया और जजमेंट का पार्ट, और उधर वो चैलेंज कर रही है और इधर वी आर गवई साहब ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम, वी ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम। रीजन इज, मैं बताऊंगा आपको, जस्टिस DY चंद्रचूड़ का जजमेंट कुल 46 पेज का है, टोटल 135 पेज का उनका जजमेंट है। उसमें से कम 100 के आसपास 96 पेज जो है भूमिका लिखे हैं कि किस हाई कोर्ट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका क्या है, प्ली किया हुआ, फिर जो है एक बेंच बना, 3 जजेज ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दिया जाए,
5 लोगों के जजेस का जो है बेंच बनाया। उन्होंने कहा कि 5 जज हम दे ही नहीं सकते, कि ईवी चिन्नैया के केस में 5 जजेस थे तो 5 डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए 7 जज को भेज दिया जाए, ये 9 जजेस बेंच को भेज दिया जाए। तो ये 3 से 5 जजेस को भेजा गया, इसमें टाइम लग गया। ये इसका सिनेरियो है। अब 5 जो जजमेंट जजेस का है वो चिन्नैया के केस को कैसे सर पास करके इसलिए 7 को बना दिया। अब वो सिर्फ 42-46 पेज जो है ये जजमेंट पर लिखते हैं कौन, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, ठीक। और वो कहते हैं कि कैटेगराइजेशन जो है ये स्टेट जो है फ्री है, कैटेगराइजेशन करें। और मजे की बात, जस्टिस बी.आर. गवई का 176 पेज का जजमेंट है। पूरा भूमिका खत्म कर दी, भूमिका का नहीं किया, नहीं तो 200 पेज का हो जाता है। 176 पेज जो है संविधान की मूल भावना का एक्सप्लेनेशन देते समय बाबा साहब को 3 बार कोट करते हुए उन्होंने कहा कि कैटेगराइजेशन होना चाहिए और ये सही है, स्टेट जो है इसको कैटेगराइजेशन करेगा। और मजे की बात देख लीजिए कि 3 जजेस, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस सतीश शर्मा और जस्टिस आलोकनाथ, जस्टिस नाथ, ये तीनों लोगों का कोई जजमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि जस्टिस गवई ने जो जजमेंट दी है हम उसको एग्री करते हैं। अब फिर माइन्यूट बात को समझिए, शेड्यूल कास्ट का जज जो है जो स्टैंड लेता है उसको जनरल क्लास के जजेस जो जस्टिफाई कर रहे हैं, स्टैंड बाई कर रहे हैं कि हम उससे एग्री करते हैं, बढ़िया लिखा है, वो ठीक ठाक है। उन्होंने ये नहीं लिखा, मैं बता दूं, बड़ा डंके की चोट पर आप पढ़ो, मैं वही देख देख के ढूंढ रहा था कि आपको दिखा दूं, सिर्फ जो है वो कहीं नहीं लिखा कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जो जजमेंट दी है अब उसको एग्री करते हैं, कहीं नहीं लिखा। वो कहते चीफ जस्टिस ऑनरेबल का है, लेकिन बी.आर. गवई ने ये लिख दिया है हम उससे ज्यादा एग्री करते हैं, वो ज्यादा हमारे लिए। कैसे इसको कहते हैं लीगल कैपिटलाइजेशन, टैक्टफुल कैपिटलाइजेशन ऑफ योर फॉल। कि आपने जो गलती की हम उसका फायदा उठा लेंगे, कि आपका टिकट बाई दो जो नीचे गिर गया, हम देख रहे हैं कि ट्रेन के नीचे गिरा हुआ, फिर भी टीटी कहता है कि 500 रुपया दो, नहीं तो टिकट है नहीं तुम्हारे पास, तो है टिकट, उन्हें टिकट नहीं, पुराने जमाने में वो पैसा वसूल लेता था क्योंकि आपकी गलती का फायदा उठा रहा है। इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ जो है एडवर्स सर्कमस्टांसेस। जब कैपिटलाइज कर लिया तो उन्होंने जजमेंट दिया, इनको ये बोलना चाहिए कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जो स्टैंड ली है हम उसके एग्री करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, गाली पड़ेगी, बाद में गाली पड़ेगी। उनका कि नहीं, जस्टिस बी.आर. गवई ने जो जजमेंट दी है ठीक है, हम उसको मानते हैं कि सही है और उसको एग्री करते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, मोबाइल ये जानना जरूरी है, टाइम कितना भी जाए हम रात रात को जगते हैं, ऐसे जो है ऐश नहीं करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, इसी बात को लेके मैं अपना संविधान, भारत का जो संविधान है इसकी जेनेसिस क्या है, इसका ओरिजिन्स क्या है, इसकी प्रिंसिपल्स क्या है, ये मैंने किताब लिखी जानबूझ के। मुझे पता था कि इस तरह के सिचुएशंस आने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जेनेसिस पर रिजर्वेशन की जो पूरे इसमें हमने 70 पेज लिखी, रिजर्वेशन कहाँ से आया। ये रिजर्वेशन शब्द नहीं आया, ये रिपेंटिशन है, तो मैंने यहाँ से लिखा 70 पेज। और ये लिखा कि 1831 से रिजर्वेशन शुरू हुआ, 1831 2026 में वहाँ से शुरू हुआ। और इसके बाद जो है साहू जी महाराज का रिजर्वेशन आता है, उसके बाद जो है बाबा साहेब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आता, सारी चीज़ें लिख के। और मैंने बोला कि इसमें रिजर्वेशन जिसको कहते हैं उसके 52 सिद्धांत हैं जो भारत के किसी किताब में नहीं मिलेगा। क्या कहा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कब राजा के जब डिबेट हुआ कि क्यों रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए बैकवर्ड कम्युनिटीज को, उसके बाद साहू जी महाराज ने किस किस कारणों से रिजर्वेशन दिया। ये जो फिलॉसफी आती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बाबा साहब जो आर्गुमेंट्स करते हैं उनका आर्गुमेंट्स में क्या क्या आता है उसको मैंने समराइज करके 52 सिद्धांत निकाले। 52 सिद्धांत से रिजर्वेशन मिला हुआ है और रिजर्वेशन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। और रिप्रेजेंटेशन की शर्त यह है कि बाबा साहब ने भारत के
संविधान में इस प्रोविजन को डालने से पहले अंग्रेजों के सामने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंतिम जो लड़ाई लड़ी थी, वहां सैमुअल होरे से लड़ाई करी थी। हमने 27 पेज का जो प्रेजेंटेशन दिया है, आपने अपने रिपोर्ट में नहीं डाला है, इसलिए मैं इसका बहिष्कार करता हूं। वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनलेस आवर प्रेजेंस इज इंश्योर्ड। ये बाबा साहब की स्टेटमेंट है। उन्होंने पूछा कि आपका प्रॉब्लम्स क्या है, तो बाबा साहब ने कहा था हमारा प्रॉब्लम ये है, आई वांट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इन एग्जीक्यूटिव एंड पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। ये मजाक नहीं है, बहुत बड़ी फिलॉसफी, भारत की आजादी की शर्त है, लोगों को नहीं पता है। भारत के संविधान में रिजर्वेशन से जो प्रोविजन है वो इसका बेस है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं आई वांट रिप्रेजेंटेशन नॉट ओनली इन सर्विसेज बट आल्सो इन एग्जीक्यूटिव्स। जरा ध्यान रखिए। और तीसरी बात है कि वी वांट पार्टिसिपेशन ऑफ आवर पीपल इन गवर्नेंस। ये तीन चीजें कही है। हम सिर्फ एक जस्टिस गवई साहब से मैंने अभी बताऊंगा आपको एक ही मिनट में कि हमने कहा कि आप लोगों ने इस जजमेंट में लिखा है रिप्रेजेंटेशन, लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इसलिए इनको दूसरे कैटेगरी को देना चाहिए। आपने लिस्ट, आपने ये क्यों नहीं इंश्योर किया कि एग्जीक्यूटिव जो बॉडीज हैं उसमें इस कैटेगरी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन कितना है? ये आपने क्यों छोड़ दिया है, मुझे बताओ। और दूसरी बात, हाउ कैन वी इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ SC/ST पीपल इन गवर्नेंस सिस्टम? मंत्रालय देने से कोई गवर्नेंस नहीं होता है। आप देखते ही बहुत सारे हमारे मंत्री जो बैठे हुए हैं, वहाँ हेड क्लर्क से ज्यादा की औकात भी नहीं है, एक सेंक्शन नहीं करा सकते। 5 करोड़ रुपया तो देने की औकात नहीं, 5 लाख रुपये भी देने की औकात नहीं है, किसी को लेटर फॉरवर्ड करने की औकात नहीं है। सारे PA DA जो सब RSS के लोग बैठे हैं, उनकी किसी की कोई औकात नहीं है। उनसे खुद मिलिए, बातचीत करिए, खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। जब तुमसे हो ही नहीं पाएगा तो मिनिस्ट्री की इस बात का इसलिए कि तुमको सरकार में डाल के तुम्हारे हाथ से शासन छीन लिया गया है। तुम सरकार में हो, शासन में थोड़े हो। शासन किसी और के हाथ में है, सरकार तुम हो। इसका मतलब है कि जैसे पहले गुलाम थे वैसे आज भी हो। ये बात अलग है कि थोड़ा बढ़िया ड्रेस में बढ़िया हो, थोड़ा गाड़ी उड़ी ठीक है, बंगला उंगला ठीक है, उससे तुम्हारा देश समाज का भला होने वाला नहीं है, ना संविधान की मूल भावना इस देश में लागू होने वाली है। नई जो गलतियां हो रही है उसको तुम चेक कर पाओगे, जो बदमाशियां हो रही हैं वो भी नहीं चेक कर पाओगे। ऐसे गवर्नेंस का, ऐसे मिनिस्ट्री का क्या मतलब? इसलिए ये बात जब मैंने रखी, और ये मैंने क्या किया, आप ही की जानकारी के लिए बता दूं कि ये बात लेके मैं गया चीफ जस्टिस DR गवई साहब के पास। मैं गया और मैंने उनसे कहा कि साहब मुझे 5 मिनट का टाइम चाहिए, 10 मिनट का टाइम चाहिए। मेरी किताब है संविधान पे, वो एक नई किताब लिखी है, हाउ डॉक्टर अम्बेडकर इज फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन नेशन, हाउ इज द रियल फादर ऑफ दिस इंडिया। और जब भारत जो है गुलाम था तो बाबा साहब ने भारत का निर्माण कैसे किया है, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं, मैंने किताब लिखी है, उसकी आप भूमिका लिख देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो टाइम मिला मुझे, है ना। जब टाइम मिला नवंबर में गया, ठीक है, ये जजमेंट अगस्त में हो गया था, ठीक है। मैं जाते ही जो है ये मैं फोटो दिखा दूं, लेकिन लगे कि भाई ठीक ठाक बोल रहा, सच ही बोल रहा है, ठीक है। अब ये फोटो जो शुरू का है सर, है ना, और आधे घंटे के बाद तो क्या 20 मिनट के बाद तो फोटो दिखा। मैंने कहा कि सर ये मेरी किताब है, रिजर्वेशन पर जो लोग बड़े बड़े गलतियां कर रहे हैं और ऐसी गलती कर रहे हैं कि रिजर्वेशन को जो है समझ नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद कैटेगराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट अभी आया है आप लोगों के बेंच में, तो मैं उसमें सोचने में पड़ गया कि मैंने एक किताब पहले लिखी थी, उसको पढ़ा नहीं लोगों ने, अब तो पढ़ लेना चाहिए। मैंने 52 जो फिलॉसफी दी है कि रिजर्वेशन के ये जेनेसिस है, और ये जेनेसिस जो 150 सालों का है, अभी का नहीं है। 150 सालों में किस जगह पर कौन सा आर्गूमेंट्स हुआ था, उसका मैंने एक मिनी रिसर्च पेपर तैयार किया है, वो मेरी किताब में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे साथ एक आदमी था, अकेले में नहीं था। वो किताब पढ़ने लगे, इसमें 20 मिनट लगाए इसको पढ़ने में, और पढ़ने के बाद ये कहने लगे कि इसकी भूमिका मुझसे लिखवानी थी, पहले दे दी होती तो। हमने कहा कि हमारी किताब 2023 में आ गई थी, जजमेंट आपका 2024 में। मुझे अफसोस है कि किताब मैंने आपको पहले नहीं दी। अब दूसरी बात कि जब मैंने ये बोला तो तीसरी बात बोल दी
कि सर आप लोगों ने जो जजमेंट दी है उसको रीलुक करने की जरूरत है, क्योंकि आपने बहुत कैटेगरिकली ये डिनाई कर दिया है कि इंपेरिकल डाटा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जब इंपेरिकल डाटा जब तक गवर्नमेंट न लाए तब तक ये सब कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता है। तो दूसरे जजेज ने इसको डिफाई क्यों कर दिया है? आपने पढ़ा दूसरे के जजमेंट कमेंट्स में, उन्होंने डिफाई किया हुआ है। जस्टिस पंकज मित्तल का जो है आप देख लीजिए ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने समरी किया, उसको आपको डिफाई कर दिया है। आपके जजमेंट को उन्होंने डिफाइड किया हुआ, दे हैव डिफाइड इट, उसको रिजेक्ट किया हुआ है। कहते नहीं आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो है आपकी फिर जानकारी के लिए बस ये मेरा पर्पज अपने को ग्लोरीफाइड करना है और अपने को नहीं देना है। पहला वाला आपने देख लिया, अब दूसरा वाला देख लीजिए। हम भी हाथ जुड़े हुए हैं, वो भी हाथ जुड़े हुए हैं, देख लीजिए मजाक बड़ा आज जो है कि भाई ये किताब की भूमिका में लिखूंगा और फिर आपको बता दूं तो उसके बाद मेरी किताब जो गई उसकी भूमिका लिखा है और मुझे भेजा स्पेशल मैसेंजर से कि जस्टिस गवई की मेरी किताब की भूमिका है, दूसरी किताब मोस्ट ब्रिलियंट राइटर हैड रिटन ब्यूटीफुल बुक रिवीलिंग। ये अब इसमें बहुत सारा लिखा है, इतनी तारीफ लिखी है जिसका कोई हिसाब नहीं, इतना तारीफ नॉमिनी होना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत तारीफ लिखा है, मैं इतना छोटा आदमी हूँ, है ना। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूरा पैराग्राफ लिखा, इतना लिखा है जिसका हिसाब नहीं है। हार्ट embedded in this book is unique and matchless। और वो किताब पूरी दी और रख लिया और उसको पढ़ा। पढ़ने के 2 महीने के बाद मुझे बोला कि हम 2 महीने पढ़ने के बाद ये लिख रहा हूँ। दिस बुक इज रिटन टू हाईलाइट द फाउंडेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर फॉर मेकिंग इंडिया इनटू अ नेशन। और बहुत सारी बातें लिखी है। ठीक है, ये दे दिया, ये किताब हमने दे दिया पब्लिशर्स को। लेकिन देने के बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बड़े सम्मान के साथ किताब पब्लिकेशन में आ गई। ठीक है, और जब 4 दिन पहले मैंने देखा कि बागेश्वर धाम के एक जो है वहाँ गए, मैंने सारी की सारी 1.5 लाख लगा। हमने कहा कि रिजेक्ट कर दो, उसको डस्टबिन में फेंक दो और इससे निकाल दो, ये रही हमारी किताब के पास। सिद्धार्थ बुक डिपो वाले हैं, सम्यक प्रकाशन और सिद्धार्थ बुक। हमने कहा कि किताब जितना भी छप गया वहीं डस्टबिन में डाल देना और नहीं तो पेज रिमूव करके फिर भी कॉपी कर देना, नया प्रिंट करो। ये पार्ट मेरी किताब का ये जो मैसेज पार्ट नहीं है सर, मुझे अपनी तारीफ नहीं की और मैंने उसको रिमूव करवा दिया। और फिर उसके बाद जस्टिस जो है केजी वाला कृष्णन के पास में रिक्वेस्ट किया कि सर आप मेरी किताब की भूमिका लिख सकते हैं, तो लिखो, नहीं तो बिना अपनी भूमिका का ही जो है मैं किताब रिलीज कर दूँगा। इसकी जरूरत नहीं है, ये करना होता तो पर्सनल लेवल पर तो मैं कहीं चेयरमैन या कहीं कुछ होता है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दूसरे गवर्नमेंट है तो उसमें होता है। हम लोग गए ही नहीं, फूकते हैं ऐसे सिस्टम, ऐसे गवर्नमेंट फूकते हैं, ऐसे सोच के भी नहीं कि जब किसी मिनिस्टर को जाकर फोटो खिंचवाएं उनको जाकर, नहीं। अब ये बात क्यों मैंने ये कह दी है कि जब ये किताब पढ़ी तो ट्यूबलाइट जलना शुरू हो गया। ये होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो सब कैटेगराइजेशन हुआ है इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक कहावत होती है कि जब वो हमारी बुरी परिस्थितियों का फायदा उठा के कैपिटलाइज कर लिए हैं तो उसी का फायदा हम लोग क्यों न उठाएं, इंटेलेक्चुअल बेनिफिट क्यों न उठाएं। तो उसका इंटेलेक्चुअल बेनिफिट ये है, मैं बता दूं, ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूं कि समय का अभाव है, कि जस्टिस गवई ने कहा है कि स्टेट विल हैव टू जस्टिफाई दैट द प्रूफ फॉर विच more beneficial treatment is provided is inadequately presented. It means it has to be decided by the state government that
by these regions, these communities are not having proper representation. If these communities are not having proper representation, तो आप उस कम्युनिटी को देंगे या क्लास ऑफ द पीपल को देंगे? जस्टिस गवाई कह रहे हैं कि कुछ जातियों के लोग IAS IPS हो गए हैं, वो बहुत आगे पहुंच गए हैं, तो उस जाति के सारे लोग IAS IPS तो नहीं बने हैं, तो जो बना हुआ उसको निकालोगे तो कोई बात नहीं। जैसे मैं बन गया, मुझे डिबार कर दो, ठीक है। जो एक बार IAS बन गया उनके बच्चों को हम नहीं देंगे, वो तो ठीक है। तो इसमें जातियों का सब कैटेगराइजेशन कहाँ से आ गया? किस बात का आ गया? ये जजमेंट में जो गलतियां हुई हैं वो मैं अभी जो नोट करके बता देता हूँ। 20 गलतियां जजमेंट में ही हैं और उन्हीं के सर पे गवर्नमेंट करो। आपने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इज नॉट हैविंग प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इन दिस, ठीक है। और दूसरा, वो कम्युनिटी डिसएडवांटेजियस है, उसको डिसएडवांटेजेस मिले हैं, तो उसको डिसएडवांटेज किसका मिला है? कहीं भी नहीं लिखा है गवर्नमेंट सर्विस में। उनके जजमेंट पे जाओ, भूमिका छोड़ दीजिए। ये नहीं बोला कि डिसएडवांटेज गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन है, हम मानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन वाले मामले पर जो भी जाति को आप लेना हो दे दो, लेकिन डिसएडवांटेज जो है एक जाति के पूरे समाज को आप कैसे मानोगे? जैसे महार कम्युनिटी हम महाराष्ट्र में ले लें, मान लो कि 2 करोड़ महार है, उसमें से 10,000 लोग सर्विस पा गए हैं, तो 1,99,90,000 तो कैसे डिवाइड कर दोगे तुम? कैसे डिवाइड कर दोगे? तो 1,99,90,000 जो महार कम्युनिटी के या चमार कम्युनिटी के होंगे, ठीक है, उसको डिवाइड कैसे करोगे? तो जब तुम डिवाइड कर ही नहीं सकता तो सब कैटेगराइजेशन किस बात का? सब कैटेगराइजेशन किस बात का? कैसे कर सकते तुम? दूसरी बात कि जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि क्लास ऑफ पर्सन जो एडवांटेज लेके चले गए हैं उनको इसे डिवाइड कर देना चाहिए, उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तो हम इसको एग्री करते हैं, ठीक कि क्लास ऑफ पर्सन जैसे अफसर पर्सन लाइक मी, पर्सन लाइक मेशराम, ठीक है, जो उज्जवल साहब, उज्जवल साहब, जितने भी हैं, कोई भी, अच्छा वो हो गया IAS IPS, ठीक है, उनको डिवाइड कर दोगे, उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, हम मानते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिटी को कैसे डिवाइड कर दोगे? जो कम्युनिटी आज भी गरीब है, आज भी जो गांव में रह रही है, आज भी उसको एजुकेशन का पूरा फैसिलिटी नहीं है, वो पूरे के कम्युनिटीज को आप कैसे डिवाइड कर दोगे? तो तुम्हारे जजमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन है, तुम्हारे जजमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस को हम कैपिटलाइज करें, वो नहीं। क्या आप ये बताओ कि जो क्लास ऑफ पर्सन खुद लिखा हुआ है मेरे पास, और टाइम नहीं इसलिए जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है कि क्लास ऑफ जो है पर्सन जो है तो जो क्लास ऑफ पर्सन है उसको जो है आप जो कैसे डिसाइड करोगे? अच्छा मान लो तुम्हारे पास कैटेगरी है तो क्लास ऑफ पर्सन के ले लो, अब वो जाति को कैसे जो है क्लास में कन्वर्ट करोगे, एक जाति को? तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जजमेंट जो फुल ऑफ कंट्राडिक्शन है, इंटायर जजमेंट इज फुल ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधों से भरा हुआ जजमेंट है। अब अगली बात कि जब इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ये सीखने वाली, समझने वाली, हमके लिए, हमारे लिए भी, आप सभी लोगों के लिए। ईवी चनैया का जजमेंट 5 जजेस का है, 5 जजेस का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजेस का है। अब उसको ओवर रूल करने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन है जजशिप का, वो 7 जजेस का है, 7 जजेस का है। अब इसमें से बेला एम त्रिवेदी उसका अगेंस्ट में जजमेंट देती है, तो कितने का जजमेंट हो गया? 6 का हुआ। बेला एम त्रिवेदी निकल के और ईवी चिनैया के जजमेंट को जस्टिफाई कर रही हैं, तो 5 जजेस का बेंच कितने जजेस का हो गया? 6 हो गया कि नहीं हो गया? बेला एम त्रिवेदी
इधर से निकल के ईवी चन्नैया को जस्टिफाई करते हैं वो जजमेंट सही है, उसमें इंटरफियर नहीं होना चाहिए। तो 5 वो, एक बेलाम त्रिवेदी 6 हो गए, तो 6 उधर हो गए, 6 इधर हो गए। यदि बाई द वे, एक मिनट, यदि बाई द वे बी आर गवई साहब डिसेंडिंग ऑर्डर पास कर देते तो ये जजमेंट आ ही नहीं सकता। बी आर गवई साहब, उनको चैलेंज आपके सामने नहीं, उन लोगों के सामने करता हूँ, यहाँ बोलने के लिए नहीं है, खुश करने के लिए नहीं है, कि यदि आप थोड़ा सा भी डिसेंडिंग ऑर्डर दे देते तो बेलाम त्रिवेदी आप मिलकर 2 हो जाते, 5 हो जाते, 7 हो जाते। 7 आपका जो जजमेंट जो प्रिवेल करता, न कि डी वाई चंद्रचूड़ का, नहीं मनोज मिश्रा का, नहीं पंकज मित्तल साहब का, नहीं एस सी शर्मा साहब का। सवर्णों की हार होती, अवर्णों की जीत हो जाती। एक तरफ सवर्ण, दूसरी तरफ अवर्ण, अवर्णों की जीत हो जाती संवैधानिक मामले में। आपने ये नहीं किया। दूसरी बात कि जब 5-6 का रेशियो बन गया तो ये एक्ट जो है, एक जजमेंट जो है नॉट वर्थ इम्प्लीमेंटेशन है। अब लीगल क्वेश्चन कि ये नॉट वर्थ इम्प्लीमेंटेशन है क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है, दोनों 6-6 पर आके रुक गए। जब तक 9 बेंच के जजेस जो डिसाइड नहीं करेंगे, ये नॉन इम्प्लीमेंटेबल जजमेंट है। ये मेरा चैलेंज, लीगल चैलेंज। इट इज नॉट एट ऑल इम्प्लीमेंटेबल जजमेंट because of the reason that one of the judges had dissented with this judgment and has ascended to the earlier judgment of E.V. Chennaiya. It means E.V. Chennaiya has been weighted with one more judge of the Supreme Court, and that judges comprises of 5 judges have become 6 judges judgment. It means there is a 6 judges judgment, and here is the 6 judges judgment. There is an equal difference of opinion. When difference of opinion of equal benches, it must go to the larger bench. It cannot be implemented by any of the state government. ये लीगल हमको ऑब्जेक्शन देना है, पहली चीज लीगल ऑब्जेक्शन देना है। विद्वान लोग बैठे हमारे पास में। नंबर 2, इसी में इन्होंने कहा है जस्टिस गवई साहब ने कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जस्टिस वो कहते हैं कि क्राइटेरिया मस्ट नॉट बी इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अब सवाल ये है कि हमारा चैलेंज होगा गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट क्या आप पहले क्राइटेरिया बताओ कि डिसएडवांटेजियसनेस आप किस क्राइटेरिया से डिसाइड करेंगे, कौन सी कम्युनिटी के लोग इसकी सर्विस में यदि नहीं है। मान लें कि मोची कम्युनिटी के लोग जो है महाराष्ट्र में ही यदि सर्विस में कम है लेकिन उद्योग में यदि ज़्यादा हैं तो डिसएडवांटेज जो है वो कैसे कम्युनिटी मानी जाएगी। जो चमार है भाई जो इंडस्ट्री में है और जूता उद्योग में जूते के काम में लगा हुआ है, वो सर्विस में नहीं आया, सर्विस में जाना भी नहीं है, बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं, तो वो डिसएडवांटेजियस कैटेगरी में कैसे आए, वो कैसे आ जाएगा, मुझे एक्सप्लेन करो। और चौथी बात कि क्राइटेरिया जब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कहाँ से पावर आ गई क्राइटेरिया बनाओगे। इसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग कमीशन होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी जो है बनाओ शेड्यूल कास्ट के लोगों का। इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी जब तक नहीं होगी, कमीशन नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई पावर है, ना यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर है डायरेक्ट जो है कोई एक्ट कर दे। तो आपके पास जब पावर ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली पावर नहीं है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। इस तरह के बहुत सारे लीगल पॉइंट्स हैं जो मैं वैलिड एज ए अथॉरिटी में बोल रहा हूँ, एज ए स्पीकर नहीं बोल रहा हूँ, स्टडी करके बोल रहा हूँ। मैं लगातार इसको एक बार नहीं बार बार मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ तमाम हमारा साथी हमसे हाथ मिलाना चाहते थे, ये मनाली जाके बात करना चाहती, सोच रही होगी कि हम बोल रहे हैं, आदमी सुन भी नहीं रहा, पढ़ने में लगा हुआ है। वो लेडी सुबह से बोली कि नहीं साहब मैं आऊँगी, वहाँ बैठी हुई है, वो बार बार करी, मैं उससे बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं देख भी नहीं रहा हूँ, मैं अपने काम पे लगा हुआ। श्री रामचेके साहब हमारे दोस्त, पुराने दोस्त, वो आके मुझसे बात कर रहे हैं, भाई जरा देखें, हम पता लगे अपनी किताब है, हमारे पुणे से साथी आए, वो देखने में अपने में लगाऊँ कि मेरा लक्ष्य ये है कि बात को समझ के समझाया जाए, ताकि जो है हम जो है अपने ऑडियंस को वैल्यू एडिशन कर सकें। नहीं तो मेरे यहाँ आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यदि वैल्यू एडिशन नहीं कर पाया, नई बात नहीं बता पाई, रिसर्च की बात नहीं बता पाई, चैलेंजेबल बात नहीं कर पाई, गवर्नमेंट को चैलेंज करने वाले, जजेस को चैलेंज करने वाले, उनकी इंटेलिजेंसिया को चैलेंज करने वाले, उनके इंटेलेक्ट को चैलेंज करने वाले यदि हमारे पास आर्गूमेंट्स नहीं है तो हम किस बात का भीम पुत्र है, किस बात का बाबा साहब के पुत्र है। वो तो आसमान पर थे, हम लोग जमीन पर भी नहीं है, तो किस बात का भीम पुत्र है।
किस बात का? बच्चा मर रहा था तो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, यहाँ 5 बजे को बुलाए तो 7 बजे हम लोग आते हैं। बाहरी शासक, बाहरी जो चिंता करने वाले बाहरी लोग, और बाबा साहब के वो जहाज न छूट जाए तो जहाज में 2 घंटा पहले पहुंचे थे, आपको पता है कि नहीं? और लोग जो रास्ते में जो स्वागत करने के लिए जो यही जो क्राफर्ड मार्केट के बगल में जहाँ से जाना होता था, वहाँ जो 2-2 घंटे से सुबह से मॉर्निंग से लेडीज बच्चे जो है भीड़ लगा के बैठे। बाबा साहब भी 2 घंटा पहले जाते हैं कि भाई वो छूट न जाए, क्योंकि मुझे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में समय से 2 घंटा पहले जाने वाला महापुरुष जिसको भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर हम लोग कहते हैं, हाँ, तो उसके पुत्र यहाँ बैठे हुए हैं। तो 5 बजे बुलाया जाए, 7 बजे आते हैं, और कल मंत्रालय में 5000 लोग बुलाया जाए, 500 लोग आएंगे। बाहर शासक भविष्य आपके हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में रहेगा। ये हालत होती है हमारी। एक 21वीं शताब्दी में जब गाड़ी भी है, फैसिलिटीज भी है, उस जमाने में जब पैदल भी ना चल सकें औरतें, ये हालत थी, तो भी 25-25 हजार महिलाएं जो है बाबा साहब के कॉन्फ्रेंस को अटेंड की हुई हैं, और 1-1 लाख लोग जो है वेट करते रहे हैं। और बुलाया था, खाली 50,000 लोगों की व्यवस्था हुई थी नागपुर में, तो 5 लाख लोग दम, बाबा साहब को एस्टिमेट नहीं था 5 लाख का। और चंद्रपुर में जो है नेक्स्ट डे को जो वहाँ था, तो वहाँ जो है पता चला कि वहाँ भी 2 लाख लोग बैठे हुए हैं। कोई उम्मीद कर सकते कि 7 लाख लोग एक बार में आह्वान करने पर आ जाते हैं। ये उस समय के लोगों की जागरूकता थी, और आज की जागरूकता ये है कि सिर्फ जो है 5 दिसंबर को 6 दिसंबर को इकट्ठा हो जाते हैं, 5 से भीड़ लगती है, 6 दिसंबर को होते हैं, उसके बाद 7 दिसंबर को पता नहीं चलता है, 14 अप्रैल को इकट्ठा होते हैं, उसके बाद जो है 15 अप्रैल को शायद कम हो जाते हैं, उसके बाद और कम हो जाती है। क्या हालत हमारी होगी? हम शासक बनने के लिए आम आदमी की तरह जीने लगेंगे तो हो गया सत्यानाश। इसलिए जो जजमेंट है, जजमेंट में जो भीतर इम्बेडेड एलिमेंट्स है, उसकी स्टडी करके नोट्स बना के ये जो सीएम को चैलेंज करने की जरूरत है कि ये पॉइंट्स हैं, पहले इसको रिविजन करो, और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट से सेकंड ओपिनियन लो कि जब 6 जज एक तरफ हो गए तो ये इम्प्लीमेंटेबल कैसे हो, पहली चीज। दूसरी बात चलो मान लेते हैं, तो आप जो है क्राइटेरिया हम लोग को बता दो कि किस क्राइटेरिया में वाल्मीकि समाज के लोगों को, किस क्राइटेरिया में मातंग समाज के लोगों को, किस क्राइटेरिया में महार समाज के लोगों को, किस क्राइटेरिया के तहत जो है चमहार, किस क्राइटेरिया के तहत मोची समाज को, किस क्राइटेरिया के अंत जो है भेड़ समाज के लोगों को आप डिसएडवांटेजियस कैटेगरी में रखेंगे, वो कैटेगरी बता दो, वो क्राइटेरिया बता दो, और वो पैरामीटर्स बताओ, ताकि हम लोग स्टडी करके बताएं कि सही भी है कि नहीं है, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि देयर मस्ट बी इंपीरिकल डेटा। इंपीरिकल डेटा किसका? खाली सर्विस में नौकरी करने वाले क्लास 1 ऑफिसर्स कितने हैं? हम 500 मानते हैं, ठीक है, एक क्राइटेरिया समझाने के लिए 500 क्लास 1 ऑफिसर है महाराष्ट्र में, मान लीजिए, उसमें 100 शेड्यूल कास्ट के मैं मान लेता हूँ, है ना। और क्लास 2 ऑफिसर्स कितने हैं? वर्ग का है जो किसी कैटेगरी में नहीं आता है, वो क्लास 1 में कितना है, क्लास 2 में कितना है, और क्लास 3 में कितना है। इसी को रिवर्स कर दो कि जो क्लास 1 में उनको क्लास 3 वाले में दे दो, और हमारे जो क्लास 3 वाले को क्लास 1 में दे दो ना, और ऊपर वाला सारा पोस्ट जो है हमको 500 ही दो, ज्यादा मत दो, 200 ही दो, सारे IAS IPS डीजीपी सारा जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों को दे दो, और इन लोगों को जो है 2000 नहीं 10,000 के इनकी भर्ती करके DMC में जो है स्वीपर बना दो। ये क्राइटेरिया कैसे बदल देते हैं कि हमारे नीचे में सबसे अधिक हमारे लोग हैं, ऊपर कम है, दोनों को मिला दो तो कुल 10,000 पोस्ट में से 6,000 हमारे लोग हैं, तो कहते 60% तुम लोग हो। ये नहीं बोलते हैं कि इसमें 5,000 तो ये ग्रुप डी एम्प्लाई हैं, स्वीपर हैं, है ना, MTS हैं, ये PN हैं, ये नहीं बताते हैं। इसको इसके साथ मर्ज कर देते हैं और पता लगे कि आप लोग तो बहुत ज़्यादा संख्या में हो, और ऊपर जो रहने वाले लोग हैं, जो डिप्लोमेटिक पोस्ट कहा जाता है, जिसको स्ट्रेटेजिकल पोस्ट कहा जाता है, वो वहाँ एक आदमी, एक SP जो है पूरे थाने का इंचार्ज होता है, तो थानेदार की, SOC की, PI की, पुलिस इंस्पेक्टर की कोई औकात नहीं है कि अपने हिसाब से जो है कोई डिसीजन ले सके। SP अकेले होता है और पूरे डिस्ट्रिक्ट को जैसा चाहेगा वैसे सारे पुलिस इंस्पेक्टर काम करके बताएंगे। एक जो है सेना में कमांडर होता है, PSC में एक कमांडर होता है, और 5,000 लोगों को एक इंस्ट्रक्शन पर जो है जिधर चाहे उधर डाइवर्ट कर देता है। तो स्ट्रेटेजिकल पोस्ट पर हमको दे दो, बाकी तुम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
देखो कैसे हम लोग जो शासक बन जाते हैं, कैसे हम लोग आगे बन जाते हैं। आओ इस पर सच में यदि करना चाहते हो तो इसको चैलेंज करने का सबसे, इसको मैं जो है, आप लोग दुखी हो रहे होंगे, मैं इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानता हूं। बदमाशी की ठीक, अब जो है मियाँ की, अब हम बोल भी नहीं सकते, हमारे भाई भी नहीं है मुसलमान को, एक कहावत होती यूपी में कि उनकी वो, अब मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, कि उन्हीं के शर्त उन्हीं की चीज डाल दो ना, ठीक है, आपने एक क्राइटेरिया दी, हाँ, अब इसको मैं आपके कहता हूं कि आप ये क्राइटेरिया पूरा कर दो। ये जब तक क्राइटेरिया आप नहीं पूरा करेंगे, आप सब क्राइटेरिया नहीं कर सकते। और तीसरी बात कि हमको पहले डिस्क्लोज करो कि आपका पैरामीटर्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है। चौथी बात, ये एक्सप्लेनेशन दो, चाहे सीएम दे, लॉ डिपार्टमेंट दे, जहाँ के जुडिशरी के लोग तो दे नहीं सकते, हाईकोर्ट के पास जुडिशन नहीं मिलता, इसके बाद ठीक है, इसके पास कोई जुडिशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशन। मुझे ये क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आप एक जगह कह रहे हो कि क्लास ऑफ पर्सन जो IAS IPS हो गए, जस्टिस गवई ने भी बोला है कि आप जो IAS IPS जो बन गए हैं, ठीक है, उनको वहाँ से वो उनकी पीढ़ियाँ फ़ायदा उठा रही हैं, तो उनको उससे डिवाइड करने में क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद जस्टिस गवई ने उन्होंने चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि वो तो ऐसी बात होगी कि सवर्णों ने जो शेड्यूल कास्ट के साथ अत्याचार किया और वो चाहते नहीं थे कि इनका भला हो, तो जैसे बाधा उत्पन्न कर रहे थे, वैसे शेड्यूल कास्ट में जो जातियां आगे बढ़ गई हैं वो नहीं चाहते कि जो नीचे जातियां हैं वो ऊपर आएँ। तो सेम जो है जो परंपरा चल रही है उसको परपिच्यूट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये जजमेंट दे रहे हैं कि दैट कन्वेंशन शुड नॉट परपिच्युएट, वर्ड उनका नहीं, मैं अपने बोल रहा हूँ कि ये परंपरा जाना नहीं चाहिए, उनका शब्द दूसरा है, वो कहते हैं कि कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। और एक और भी उदाहरण देते हैं कि मान लो कि ट्रेन है, जनरल बोगी है, जो पहले से बैठा हुआ है वो चाहता ही नहीं कि दूसरा उसमें आए, इसलिए कुछ जातियों के लोग इस जजमेंट का विरोध कर रहे हैं। अब जरा देखिए। और तीसरी बात जो है शब्द शोभा नहीं देता है, कहते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग आगे बढ़े हुए हैं, अपने ही जात के दूसरे वर्ग के दूसरे लोगों को वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये जजमेंट का पार्ट है, इज इट अ लैंग्वेज ऑफ जज। ये जरूरी है, आपसे उम्मीद की जाती है कि ये भाषा लिखो कि ये दो लोग हैं, एक खराब आदमी अच्छा आदमी है, ये भाषा आप दियो, ये जजमेंट है। ग्राउंड्स ऑफ अपील ये है, ग्राउंड्स ऑफ अपील है कि कैटेगराइजेशन कर सकते कि नहीं कर सकते, उसको कहने के लिए आप उनको गाली देंगे, आप उनको डिमीन करेंगे, आप झगड़ा लगाएंगे, दो लोगों में झगड़ा लगाएंगे, दो भाइयों में झगड़ा लगाएंगे, इस तरह का जजमेंट आएगा। जजमेंट है, हाउ कैन इट बी रिगार्डेड एज जजमेंट? जजेस से पूछिए, मैं भी पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जजमेंट कैसे रिगार्ड किया जाएगा जब आप अपोजिट पार्टी बन गए हो। और दूसरी बात एक और भी कमाल की बात है, क्या है, वाईबी चंद्रचूड़ लिख रहे हैं, आई हैव गॉन थ्रू एंड आई हैव डिसाइडेड। और जस्टिस गवई की भी भाषा देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है, आई देयरफॉर होल्ड, मैं होल्ड करता हूं, मैं जजमेंट दे रहा हूं। भाई तुम जजमेंट दे रहे हो, जी भाई चंद्रचूड़ जजमेंट दे रहे हैं, तो आप अकेले हो, तो ये 5 या 7 जज का जजमेंट, जजशिप का जजमेंट कहां से हुआ? तुम्हारा इंडिविजुअल जो ओपिनियन है, इट कैन नेवर बी रिगार्डेड एज जजमेंट ऑफ इंटायर 7 जजेस। यदि 7 जजेस का जजमेंट देना था तो लिखना था कि इन दिस बैकग्राउंड ऑफ द फैक्ट मैटर वी होल्ड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड वी यू हैव यूज्ड वर्ड आई, और ऑल द जजेस हैव यूज्ड दिस वर्ड आई। इट मीन्स you have maintained your individuality, then you will never be regarded as combined judges and it can never be regarded as constitutional bench at all. आप जो संवैधानिक जजमेंट दे ही नहीं पाए हैं, आप इंडिविजुअल जजमेंट दिए हैं, और वो इंडिविजुअल जजमेंट की इंडिविजुअलिटी है कि आपने हर जगह ओपिनियन व्यक्त किया है। और सुप्रीम कोर्ट कम से 100 जजमेंट में ये बोल रखा है कि पासिंग रिमार्क्स जो ओपिनियंस होते हैं वो कभी जजमेंट नहीं माना जाता है, जो ऑपरेशनल पैराग्राफ है वो जजमेंट माना जाता है। तो आपने ओपिनियन क्यों दे दिया, पासिंग रिमार्क्स क्यों दे दिया? शेड्यूल कास्ट में कुछ जातियों को जो है आप कैसे एक कैटेगरी कर लिया, दूसरे को अलग कैटेगरी कर लिया, और कैसे जो है दो भाइयों में
एक भाई के पक्ष में हो गए, एक भाई के विपरीत हो गया। आप हमारे जजमेंट के जज कैसे हो गए? एक जज है तो दो भाइयों में से एक पक्ष में भी हो गया तो दूसरे जज के भाई के आप पक्ष में हो जाता तो दूसरे के खिलाफ हो गए ना, तो दूसरा वाला आपके जज क्यों मानेगा? तो आपके जजमेंट को क्या रेस्पेक्ट करेगा? आप पार्टी क्यों बन गए? दोनों को कंसीडर करके डिसीजन लो कि इनके पक्ष में इस कारण से हम दे रहे हो, अलग बात। लेकिन एक को डिमीन कर रहे हो, एक को एनालाइज करके उसको जो है एक तरह से क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो या उसको कैटेगरी में खड़ा करना चाहते हो, ये बताना चाहते हैं कि लोगों ने बहुत अच्छा फ़ायदा ले लिया। वो फ़ायदा नहीं लिए हैं मेरे भाई। वो बाबा साहब इतना जल्दी समझ गए हैं तो उन्होंने एजुकेशन में बहुत जल्दी जो हाथ मारा, एजुकेशन में अपने बच्चों को भेजा, अपने रात दिन मेहनत किया, मजदूरी की तरह मजदूरों की तरह मजदूरी की और बच्चों को कहा कि पढ़ने जाओ, और पढ़ने के बाद उसके रात दिन उसके लिए उसके विकास के लिए वो लगे रहे, तब जो इंजीनियर डॉक्टर या IAS IPS अफसर बने, ऐसे नहीं बने हुए हैं। और जिन लोगों ने जो है पढ़ाई लिखाई को, एजुकेशन को महत्व नहीं दिया, बाबा साहब के मूल मंत्र को नहीं समझा, वो एजुकेशन में पिछड़ गए तो IAS IPS कहाँ से बनेगा? अनपढ़ कहाँ से बन जाएंगे? अब इसके साथ षड्यंत्र क्या है? अंतिम बस 2-1 मिनट। षड्यंत्र ये है कि जो जातियां प्रभावशाली हो गई वो इनको चैलेंज कर रही हैं, और जो जातियां अभी सर्विस में नहीं, IAS IPS नहीं है, वो हमेशा सबमिसिव में दब्बू रहेंगे कि वो अभी तुमको अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। वो चैलेंज कहाँ करेंगी? और जो चैलेंज करने वाली जातियाँ वो तो कैटेगरी में आ गई, वो तो दबाई जा रही हैं। तो जो चैलेंज करने वाली जातियाँ उनकी इन लोगों ने चैलेंज करके उसको सप्रेस करने की कोशिश की। इधर जो जातियाँ अभी सर्विस में नहीं है, कहीं भी नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है, वो जो है उनसे लड़ने के बजाय वो हमसे, माने हमारे ही भाइयों से लड़ेंगे। बड़ी खूबसूरती से जो सुप्रीम कोर्ट का सदुपयोग करके तोप का मुंह इधर से इधर घुमा दिया। जो ब्राह्मणवाद या मनुवाद के खिलाफ जो मुंह तोप जा रहा था, उस तोप का मुंह शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को, उन वर्ग की तरफ घुमा दिया गया जो बाबा साहब की विचारधारा को, फूले साहब की विचारधारा को इस देश में स्थापित करने के लिए रात दिन जो बौद्धिक आंदोलन छेड़े हुए हैं, सामाजिक आंदोलन छेड़े हुए हैं, हम क्रांति करते जा रहे हैं। इसलिए जो है उनको लगा कि तोप का मुंह जो है इधर घुमा दिया जाए। ये अलग समस्याएं हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जानने की जरूरत है कि ये क्राइटेरिया से इन लोगों ने शेड्यूल कास्ट का कोई भला तो किया नहीं, क्योंकि 2024 में ये कानून लागू हुआ तो मैंने पंजाब में ही स्पीच दे के आया, विचार दे के आया हरियाणा में कि कोई बात नहीं, ये मानते हम जजमेंट को। अभी बताओ 24 के बाद 25 पूरा साल चला गया, एक साल तुम लोग को कितना इंजीनियर बन गए हो, कितने डॉक्टर बन गए हो, कितने IAS बन गए हो, कितने IPS बन गए हो, वही मुझे बता दो। एक साल मिला पूरा, है ना, 26 शुरू हुआ है, तो एक साल में कितने IAS बने? नहीं बने। क्यों नहीं बने? जब एजुकेशन में आओगे नहीं, कंपटीशन में आओगे नहीं, बनोगे कहाँ से? क्राइटेरिया हम मानने को तैयार नहीं बन सकते। तो वो जहाँ से समस्या है उसको मांग क्यों नहीं किया? हमको एजुकेशन जो सिस्टम है वो 100% रिजर्वेशन क्यों नहीं देते कि भंगी कम्युनिटी का आदमी, वाल्मीकि कम्युनिटी का आदमी, भेड़ कम्युनिटी का आदमी, मातंग कम्युनिटी का आदमी, चाहे किसी भी कम्युनिटी का आदमी, यदि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहाँ 100% दे दो उसको, गवर्नमेंट उसका फीस जमा कर देगी। वो जो ही एजुकेशन में आएंगे उसको बताने की जरूरत नहीं कि IAS कैसे बना जाता है, IPS कैसे बना जाता है, वो IAS IPS बनना शुरू हो जाएगा। वहाँ रिजर्वेशन जो तुम ले नहीं रहे हो और इंस्टीट्यूशन का प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो, तो सरकारी संस्थाओं में जहाँ रिजर्वेशन मिलता है उसको समाप्त कर रहे हो, कॉलेजेस को समाप्त कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी का प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो। वहाँ पहले से भरा हुआ, वहाँ उनको सीट मिलेगी नहीं, और नई यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट की है वहाँ रिजर्वेशन लागू नहीं है, तो उनको रिजर्वेशन तो मिलेगा भी नहीं, और खाली एक लॉलीपॉप जिसे कहते हैं वो आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मान के दे दिया। तो उनके साथ भी जो है अन्याय या गद्दारी, और जो प्रोमिनेंट जातियाँ जो विचारधारा को लेकर चल रही हैं उनके साथ भी गद्दारी। एक कैसा देश है और कैसा जजमेंट है, ये कैसा देश है और कैसा जजमेंट है। अब अंतिम बात, और भी इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि सिंपल सी बात गवई साहब को इतना करना चाहिए था कि इतना कर देते, यही जो मांग हुई थी ना, उसी मांग को मानते हुए, तो 2 मिनट में इसी बात को मानते हुए इतनी सी बात करनी थी। यदि इनलाइटेड आदमी रहता है तो, इनलाइटेड मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्रबुद्ध हो तो, प्रबुद्ध न हो तो बात दूसरी, प्रबुद्ध हो तो इतनी सी बात करनी थी कि 2024 में आकर, बहने बस 5 मिनट में, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में नहीं, 3-4 मिनट, एक इंपॉर्टेंट बात, सीखने वाली बात, जानने वाली बात, वो ये कि 2024 में 2011 के बाद जो है जनगणना नहीं हुई। रिसर्च बताता है
शेड्यूल कास्ट की संख्या 29% पहुंच चुकी है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या 29% बढ़ी। 51 के जनगणना के आधार पर हम लोगों को 22.5% रिजर्वेशन मिला है, 22.5%। अब 2024 तक आते आते शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में कुछ 15-20 जातियां और भी डाल दिया है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स में भी जोड़ दिया, शेड्यूल कास्ट में भी जोड़ दिया है जो ओबीसी में थे। अब ये सबको मिला दिए तो हमारी जनसंख्या 29.73% हो गई, 29%, ठीक है। तो 22.5% छोड़ दो जिसको मिला है। अब जो बाकी जो बैलेंस बचा हुआ है 5, 5.5, 6%, ठीक है। 29% 5 निकाल दीजिए, 22 तो कितना 7 में 6.5-7% जो एक्स्ट्रा बचता है वो जनसंख्या का नया निर्धारण करके सेंसस करवा के जिन जातियों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला उनके लिए वो 5% रिजर्व कर दो कि 22.5% जो है 1951 के 1951 की जनगणना के आधार पर है, कोई बात नहीं, छोड़। अब जो संख्या बढ़ी है हम 7% एडिशनल रिजर्वेशन, जैसे ईवीएस में तुमने 10% दे दिया, वैसे ही जो है कॉमन सेंस की बात थी कि आप जो है ये 7% और रिजर्वेशन हम बढ़ा देते हैं और जो वाल्मीकि कम्युनिटी के भाई को, हमारे भेड़ कम्युनिटी के भाई को, मातंग कम्युनिटी के भाई को, वहाँ डोरिया को, बसफोर को, माझी को, मेंगड़ को, मेंगचा को, वहाँ के जो है माझी को, चाहे वह दुसादों को, जितनी भी जातियाँ हैं, फिलिपाल को, पत्थरकटवा को, घुमंतु जातियों को, सासी जातियों को, ऐसे जितनी भी जातियाँ हैं उन जातियों को 7% स्पेशल दे दो और बढ़ा दो संख्या, तो 22.5% भी खुश रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 7% हमारे भाई को मिलता तो हमारा सीमा और चौड़ा हो जाता है। हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये दुखी हो के यहाँ सोचते नहीं, ये नहीं करना है। तो ये प्रश्न उठाने की जरूरत है कि जनगणना करा लो और जो एडिशनल हमारी जनसंख्या बढ़ गई है उसमें बाकी जातियों के लोगों को आप दे दो, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अब अंत में क्योंकि समय ज़्यादा हो गया और मैटर ज़्यादा हम खींच देंगे, क्योंकि खींचूंगा नई जानकारी मुझे है या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात है कि मैं किसी भी बात को सीरियसली लेता हूँ। जब मुझे टॉपिक दी तो मैं सीरियसली, मैंने उन चीज़ों की व्याख्या इसलिए नहीं की कि हमारे साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी और एक रिसर्च भी हमने देखा, भंडारे साहब ने भी बहुत अच्छी तरह से किया एडवोकेट। ये सब चीज़ें हो गई तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, करने की जरूरत नहीं है। मैं उन बातों पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ या किया हूँ जो इसमें लीगल फ्लॉ है, इनबिल्ट जो है डिफेक्ट्स हैं और ये जो है कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट है और ये संविधान के खिलाफ है, कोई बात नहीं, हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, कोई बात नहीं, लेकिन उसी को हमको कैपिटलाइज करना है, उसी को जो है अवसर में बदलना है, क्योंकि जजमेंट तो चेंज हो नहीं सकता। और ये आरएसएस के एजेंडा में था जिसको लागू करना चाहेंगे और लोगों को आंखों में धूल झोंक के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। यही मनुवाद है, यही आधुनिक वर्ण व्यवस्था है, यही आधुनिक जो है डिवीजन ऑफ सोसाइटी है और रूल ऑफ लॉ जो है नहीं है। बल्कि मैंने बहुत पहले कहा था इस देश में रूल ऑफ लॉ की जरूरत नहीं है, इस देश में रूल ऑफ जस्टिस की जरूरत है। कानून के राज्य की जरूरत नहीं है, कानून के राज तो जूते मार के ले लेंगे लोग। मामूली लेडी जो जब मिनिस्टर को चैलेंज कर रही है तो रूल ऑफ लॉ तो करके रखेंगे। आज के एक ऑटो वाला भी जो भिड़ जाता है बड़े से बड़े लोगों से अपनी बात मनवा लेता है, तो रूल ऑफ लॉ तो जूते मार के ले लेंगे, लेकिन रूल ऑफ जस्टिस जूते मार के ले नहीं सकते। या तो क्रांति करनी पड़ेगी, या तो बदमाशों का ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, या तो उसमें बौद्धिक ब्लड जो डालना पड़ेगा, उनका बौद्धिक संस्कार करना पड़ेगा। इसलिए अब जो हमें नारा होना चाहिए रूल ऑफ जस्टिस से 2 कदम आगे, रूल ऑफ लॉ से आगे रूल ऑफ जस्टिस का, ये न्याय का शासन होना चाहिए। कानून का शासन हो या न हो, कानून का शासन नहीं होगा तो 85% मार के इनको भूखा निकाल देंगे। अंबानी शहर से बाहर, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, अदानी शहर गांव छोड़ के भाग जाएंगे। रूल ऑफ लॉ यदि हम नहीं फॉलो करते तो यहाँ दिखाई भी नहीं देते। तो 85% को छोड़ दो, 50% भी लोग सड़कों पर आ जाएं तो गाँव नहीं, शहर नहीं, पूरा इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। तो रूल ऑफ लॉ तो छोड़ दो, हमको तो रूल ऑफ जस्टिस चाहिए, क्योंकि कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में ये न्याय का शासन होना चाहिए। और इसके लिए जो है ये हमको सबसे गोल्डन अवसर मिला हुआ है। खराब परिस्थितियों में
यही हम कर दें कि आप इसमें जो रूल ऑफ लॉ की बात नहीं, अब रूल ऑफ जस्टिस ये कहता है कि आप हमारे बीच में बंटवारा करने के सिद्धांत को समाप्त करो और ये काम करके बताओ, हमारा भाई हमारा है, तुम्हारा भाई है कि नहीं तुम जानो, तुम्हारा ये आदमी है कि नहीं तुम जानो, हम एक हैं, हमारा ब्लड एक है, हमारी विचारधारा एक है, हमारा महापुरुष एक है, उसके वंशज बैठे हुए हैं, इसमें बंटवारा करने वाले तुम जो है हमारे लिए जो है फॉरेन एलिमेंट हो, तुम हमारे लिए दुश्मन एलिमेंट हो। आप दुश्मनी बनाए रखना चाहते हैं या दुश्मनी को समाप्त करना चाहते हैं, तुम अपने जो फॉरेनशिप जो मेंटेन रखना चाहते हैं या तुम भारतीय बनना चाहते हो। यदि भारतीय बनना है तो तुम्हें संविधान का सम्मान करना पड़ेगा, और सम्मान करना है संविधान का तो बाबा साहब के थॉट का भी, उनके विचारों को भी सम्मान करना पड़ेगा। और बाबा साहब के विचारों का सम्मान करोगे तो तुम्हें जो विषमता मूलक समाज को, विषमता मूलक राष्ट्र को समाप्त करना पड़ेगा, समता मूलक राष्ट्र और समता मूलक समाज स्थापित करनी पड़ेगी। इस बात की लड़ाई की शुरुआत इन लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बेस्ट आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल टर्म्स में जो है राइटिंग में बना के मराठी में, हिंदी में और इंग्लिश में हम लोग तीनों लिख सकते हैं। मराठी में यहाँ साथ बैठे हुए, हिंदी 2000 हजारों संगठन की तरफ से जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्राफ्टिंग जो है सेम होना चाहिए, लैंग्वेज थोड़ा सा जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है ताकि जो है मजबूर हो जाए सरकारें भी और दूसरे में की जजमेंट जो है नॉन इम्प्लीमेंटेबल कैसे है। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आभारी हूँ, आपने जो है बहुत बहुत सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही